नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं हूं आपके साथ डीके सर। दोस्तों, हम कर रहे थे आपकी तृतीय श्रेणी अध्याय परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है आपकी 2.0। इस 2.0 टेस्ट सीरीज का क्या करते हैं दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे। क्या करते थे दोस्तों, एनालिसिस कर रहे थे यानी विश्लेषण कर रहे थे। और विश्लेषण कौन से पार्ट का कर रहे थे, जैसा कि आप सभी को पता है, कॉमन पार्ट का। और कॉमन पार्ट की बात करें दोस्तों तो आपकी 5 सब्जेक्ट है यानी 80 क्वेश्चन की बात करते हैं। और किन किन सब्जेक्ट की बात करते हैं दोस्तों, 5, चाहे आपकी साइंस में तो, चाहे आपकी SST हो, चाहे आपकी हिंदी हो दोस्त, चाहे आपकी संस्कृत हो दोस्त, और चाहे आपकी इंग्लिश हो दोस्त। इन पांचों सब्जेक्टों के अंदर आपके 80 क्वेश्चन थे टेस्टों के अंदर, वो आपके दोस्तों कैसे थे, सेम थे। इन 80 क्वेश्चनों का हमें एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें, देखो माइनर टेस्ट 1 का एनालिसिस हम कर चुके हैं, माइनर टेस्ट 2 का एनालिसिस हम कर चुके हैं, और आज करने वाले दोस्तों हम माइनर टेस्ट 3 का एनालिसिस। यानी आज जो अपनी क्लास है वो कौन सी क्लास है दोस्तों, आपकी माइनर टेस्ट 3 के बात करते हैं, इसका एनालिसिस करने वाले। एनालिसिस कैसे करेंगे दोस्तों, आपके प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ, प्रत्येक ऑप्शन व्याख्या सहित दोस्तों एनालिसिस करने वाले हैं। अब कुछ दोस्तों के सवाल होते हैं, सर पीडीएफ। दोस्तों जो आपके स्क्रीन पर ये बुकलेट दिख रही है आपको 2 टेस्ट सीरीज की, इसकी पीडीएफ की बात करते हैं सबसे पहले। तो पीडीएफ अपने टेलीग्राम के ऊपर डाल दी गई है दोस्त, और टेलीग्राम का नाम है दोस्तों अपने पेपर एनालिसिस पॉइंट। इसके ऊपर डाल दी गई है 2.0 टेस्ट सीरीज की, यानी माइनर टेस्ट 1 से लेकर मेजर टेस्ट 1 तक डाल दी गई। कल हम जैसे ये क्लास अपनी 2 दिन बाद ये कंप्लीट हो जाएगी तो 2.0 भी की जो आगे की टेस्ट है, यानी कुल टेस्ट की बात करें आपके, कुल माइनर टेस्ट कितने आपके 10 हैं और मेजर टेस्ट कितने आपके 2 हैं। तो अगली बुकलेट आपकी ये 3 टेस्ट पूरे होने के बाद में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, यानी कि बुधवार को, ठीक है, बुधवार को वो मिल जाएगी आपको। तो आप यदि बुकलेट के माध्यम से टेस्ट देना चाहते हो तो बुकलेट के माध्यम से टेस्ट दे सकते हो। पीडीएफ आपकी बिल्कुल क्लीन पीडीएफ डाली हुई है विथ आंसर की के साथ, ठीक है। तो वहाँ पर आप देख सकते हो, अपना आकलन कर सकते हो, स्वयं टेस्ट दे सकते हो, आंसर की मिला सकते हो, यदि आपके पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो, ठीक है। बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, जैसा आपकी विचार हो, जैसे आपकी सोच हो, जैसे आपको आकलन करना हो वैसे कर सकते हो। और वीडियो के माध्यम से करना चाहते हो तो वीडियो की मान अपनी चल रही है दोस्तों। आज मैंने टेस्ट 3 का हम एनालिसिस करने वाले हैं, आपकी चॉइस है। तो चलिए दोस्तों एक क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आपकी। सबसे पहले पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करने वाली मानसून शाखा कौन सी है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन सी मानसून शाखा से होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर भी। अरब सागरीय मानसून शाखा से दोस्तों, अरब सागरीय मानसून शाखा से सर्वाधिक वर्षा नहीं होती, यह तो केवल दक्षिणी राजस्थान में करती है दोस्त, केवल दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। दक्षिण राजस्थान में क्यों करती है, क्योंकि अरावली के समांतर निकल जाती है। अरावली क्या है, इसके समानांतरण है दोस्त, इसी कारण कहाँ पर निकल जाती है, सीधे हिमालय में जाके वर्षा करती है। हिमालय में भी कहाँ पर आपके शिवालिक की पहाड़ी में, शिवालिक की पहाड़ियों में वर्षा करती है। और यहाँ पर दोस्तों एक नोट याद कर लेना, SST वाले थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लेना। अरब सागर यानी भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दोस्तों आपकी अरब सागरीय मानसून से होती है। यानी सीधा क्वेश्चन पूछे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है, तो अरब सागरीय मानसून से होती है। लेकिन हमें पूछा राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती मानसून शाखा से नहीं दोस्त, बंगाल की खाड़ी की शाखा से। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमोत्तर विक्षोभीय शाखा की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों अपने माउट होती है, ठीक है। इस माउट को राजस्थान के अंदर गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक कहाँ पर होती है आपकी, पश्चिमी राजस्थान में दोस्त। कहाँ पर होती है आपकी, पश्चिमी राजस्थान के अंदर होती है, पूरे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका, निम्नलिखित में से राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में सत्य कथन है, यानी राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दिशा अरावली के लंबवत होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दिशा अरावली की लंबवत होती है, से क्या दोस्त, नहीं दोस्त, गलत हो जाएगा आपका। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात करें तो अरावली की लंबवत नहीं होती है दोस्तों दिशा, तो कैसे होती है दोस्त आपकी, समांतर, समानांतर, ठीक है। राज्य में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की परिवर्तनशीलता बढ़ती है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर नहीं दोस्त, उल्टा क्रम दे रखा है। क्या दे रखा है आपका, उल्टा क्रम दे रखा है। यानी परिवर्तनशीलता सर्वाधिक कहाँ पर होती है दोस्त, परिवर्तनशीलता की बात करें तो सर्वाधिक याद कर लो, सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों आपके जैसलमेर में। कौन से जिले में पाई जाती है आपकी, जैसलमेर जिले में पाई जाती है। आप देख लो क्रम, ठीक है। यानी आपकी दक्षिण पूर्व से उत्तर
पश्चिम की ओर वर्षा की परिवर्तनशीलता सर्वाधिक बढ़ती है। ठीक है, तो उल्टा दे रखा है, क्रम गलत हो जाएगा। संपूर्ण राज्य में महाद्वीपीय और महासागरीय जलवायु से युक्त नहीं दोस्त, संपूर्ण राज्य महाद्वीपीय एवं महासागरीय जलवायु से युक्त नहीं है। संपूर्ण राज्य में उष्ण कटिबंध स्थित है, बिल्कुल राइट। संपूर्ण राज्य में क्या दोस्तों आपके उष्ण कटिबंध स्थित है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही कथन है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2024 के अनुसार राज्य में दक्षिणी पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा की मात्रा दर्ज की गई थी। 2024 की बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पर 67.84 सेमी, 43.56 सेमी, 58.68 सेमी, 37.36 सेमी। तो मानसून रिपोर्ट 2024 के अनुसार राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान वर्षा की मात्रा दर्ज की गई थी आपके 67.84 सेमी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, बहुत बार पूछा गया है। 57.51 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से सही सम्मिलित युग्म को पहचानिए। सही सम्मिलित युग्म को पहचाना हमें कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। तो देखो, तो कोपेन की बात करें सबसे पहले, कोपेन की बात करें, राजस्थान कितने जलवायु प्रदेशों में बटा है दोस्तों? आपके 4 भागों में बटा है। कितने भागों में? 4 भागों में बटा है। और इनका आधार क्या था दोस्त? सीधा आधार पूछे तो इनका आधार था दोस्तों आपके वनस्पति, वनस्पति, वर्षा और तापमान। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब देखो, पहला दे रखा आपको BSSW हनुमानगढ़ दे रखा है, तो BSSW में हनुमानगढ़ नहीं आता दोस्तों आपके। ठीक है, BSSW में हनुमानगढ़ नहीं आता, हनुमानगढ़ आता आपका BWSW में। तो ये आपका सम्मिलित जिला सही सम्मिलित नहीं है पहला। BWSW में बाड़मेर नहीं आता दोस्तों आपके, BSSW में आता है बाड़मेर, BSSW में आता है, ये उल्टा दे रखा है। AW में बूंदी नहीं आता दोस्तों आपके, CWG के अंदर आता है बूंदी, CWG में भीलवाड़ा आता है, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही सम्मिलित है। क्या दोस्तों आपके? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही सम्मिलित है। अब देखो यहाँ पर देख लेते हैं, इनके प्रतिनिधि जिला भी देख लेते हैं साथ साथ ही, ये पूछा जाता है। BSSW जहाँ पर स्टेपी जलवायु पाई जाती है, यहाँ का प्रतिनिधि जिला दोस्त कौन सा है दोस्तों? आपके नागौर। कौन सा जिला आपका? नागौर। कैसी जलवायु पाई जाती है? आपकी स्टेपी जलवायु पाई जाती है दोस्त। BWSW का प्रतिनिधि जिला कौन सा है आपका दोस्तों? BWSW का है बीकानेर। प्रतिनिधि जिला याद कर लेते हैं। AW की बात करें दोस्तों, AW का प्रतिनिधि जिला कौन सा आपका? बताओ भाई। बांसवाड़ा। और CWG का प्रतिनिधि जिला कौन सा है दोस्तों? आपके टोंक। तो ये भी साथ साथ आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि सीधे पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा दोस्त। यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है दोस्तों? बताओ भाई। वनस्पति कैसी पाई जाती है? सवाना तुल्य, सवाना तुल्य वनस्पति। बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ दोस्तों सारे के सारी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, राजस्थान में निम्न में से कौन से भाग में उपादर प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मैंने क्या बताया था, उपादर जब भी आए ना आपको जयपुर याद कर लेना। जयपुर में कैसी जलवायु पाई जाती है दोस्तों? आपकी उपादर जलवायु पाई जाती है। आप देखो जयपुर कौन से हिस्से में स्थित है? पूर्वी या पूर्वोत्तर भाग में, दक्षिणी पश्चिमी भाग में, पश्चिमोत्तर भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 5 जगह। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भाग यानी जयपुर के आसपास वाले जिले उनमें कैसी जलवायु पाई जाती है? आपकी उपादर जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, राजस्थान में मुख्यतः स्टेपी जलवायु प्रदेश का विस्तार है। स्टेपी जलवायु दोस्तों आपकी बात करें तो आपकी BSSW वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपकी स्टेपी जलवायु पाई जाती है कोपेन के अनुसार। तो अरावली की पश्चिम में मरुस्थलीय जलवायु पेटी के मध्य। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, राजस्थान मानसून सीजन 2024 में निम्न में से कौन से जिले में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई? सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में हुई थी दोस्त? जयपुर में थी, अजमेर में हुई थी, दौसा में हुई थी, धौलपुर में हुई थी दोस्तों। वो हुई थी आपकी दौसा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, निम्न में से राजस्थान की जलवायु की विशेषता है। राजस्थान की जलवायु की विशेषता कौन सी है आपकी? अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा होती है, बिल्कुल राइट। वर्षा की न्यून परिवर्तनशीलता है, बिल्कुल राइट।
उच्च तापांतर नहीं है दोस्त। शीत ऋतु में उत्तरी भाग में पश्चिमी विक्षोभीय प्रभाव रहता है, मावट होती है, बिल्कुल राइट। तो ए बी डी ए सी, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, इसको न्यून है यहाँ पर। उच्च तापांतर आपके पश्चिमी राजस्थान पाया जाता है, न्यून नहीं होता दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है आपका तेज। उच्च यहाँ पर लिखना था मुझे, उच्च, तो ये गलत हो जाएगा दूसरा, ए सी डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो। आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार निम्न पर विचार कीजिए। राज्य देश का लगभग 45% बाजरा उत्पादित करता है। राज्य देश का लगभग 45% बाजरा उत्पादित करता है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है ये तो आपकी। दलहन और मूंगफली उत्पादन में राजस्थान, दलहन तथा मूंगफली उत्पादन में राज्य देश में क्रम से दूसरा और तीसरा स्थान है। मूंगफली में दोस्तों आपके दूसरा स्थान है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। राज्य देश में 50% से अधिक गंवार उत्पादित करता है, बिल्कुल राइट। तो हमारा सही कथन क्या हो जाएगा, ए और सी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। गंवार की बात करें दोस्तों, यहाँ पर गंवार पूछा है तो यहाँ पर 90% गंवार है, 90.36% उत्पादन राजस्थान में होता है। और स्थान दोस्तों आपके राजस्थान का स्थान पूछे तो आपका प्रथम है दोस्त। कौन सा आपका प्रथम स्थान है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। मूंगफली का आपका कौन सा द्वितीय स्थान है, दलहन का आपका तृतीय स्थान है, उल्टा दे रखा था ये, ठीक है, उल्टा दे रखा था दोस्त। बाजरा के अंदर देश में कौन सा स्थान है दोस्तों, आपकी राजस्थान का प्रथम स्थान है, ये भी साथ साथ याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 10। उत्पादन वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 में राजस्थान में निम्न में से कौन सी फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की। खाद्यान्न में बताओ भाई, या गन्ना में, तिलहन में, कपास में। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपकी गन्ना के अंदर सर्वाधिक उत्पादन वृद्धि दर्ज की किसमें, गन्ना के अंदर की गई थी दोस्तों। कितनी आपकी 21.21% वृद्धि हुई थी दोस्तों। तो यहाँ पर ये भी याद कर लेना साथ साथ। सर्वाधिक कमी, भाई सर्वाधिक वृद्धि पूछिए तो सर्वाधिक कमी भी पूछा जा सकता है आपको। सर्वाधिक कमी की बात करें दोस्तों, ये हुई थी आपकी कपास के अंदर। किसके अंदर हुई थी आपकी, कपास के अंदर। कितनी हुई दोस्तों आपकी, -29.61%। दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। असम्मिलित युग्म की हमें पहचान करनी है, चलो करते हैं भाई। गेहूं, मैक्सिकन व राजस्थान 3077 बिल्कुल किस्म है, किस्म से क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिकन। कपास, वरालक्ष्मी एवं वीएनआर, तो बिल्कुल राइट है, कपास की वरालक्ष्मी और वीएनआर बिल्कुल है। चावल, चावल माई धवल माई कंचन दोस्त, माई धवल और माई कंचन बहुत बार आपके एग्जाम पूछा गया है, रीट 2022 के अंदर भी आया था आपका। ये दोस्तों मक्का की किस्म है, किसी किस्म है आपकी मक्का की। चावल की माई सुगंधा आता है, क्या था दोस्त आपके, माई सुगंधा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाजरा के RH B10 और राज 171, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असम्मिलित पूछा हमें, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्त। राजस्थान कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट 2023-24 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्या आधार पर निम्न में सही सम्मिलित बात करते हैं। जवार का अग्रणी जिला कौन सा है भाई, बताओ भाई, जवार का अग्रणी जिला कौन सा है। जो, सरसों, जीरा, सही सम्मिलित करना है दोस्तों हमें 12 के अंदर। जवार सर्वाधिक अजमेर के अंदर होती है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही बात है। जो सर्वाधिक श्रीगंगानगर के अंदर, सरसों टोंक के अंदर और जीरा जोधपुर के अंदर। ABCD ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। राजस्थान के कोटा जिले की रामगंज मंडी, राजस्थान के कोटा जिले में मंडी आपकी दोस्तों रामगंज मंडी में केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा पार्क स्थापित किया गया। एग्रो फूड पार्क, मेगा फूड पार्क, अश्वगंधा पार्क या मसाला पार्क। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके मसाला पार्क स्थापित किया गया। ये भी याद कर लें दोस्तों, मसाला पार्क कहाँ पर, आपके रामगंज मंडी कोटा के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। धनिया की सबसे बड़ी मंडी है दोस्त, धनिया की सबसे बड़ी मंडी, सबसे बड़ी मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या दे रखा है।
आराम से कर सकते हो। राजस्थान कृषि विभाग ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है दोस्तों? आपके 10 भागों में बांटा है, तो आराम से कर सकते हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कपास, गन्ना, दालें आदि प्रमुख खरीफ उपजे हैं। देखो कपास, गन्ना, दालें आदि खरीफ उपजे, बिल्कुल राइट। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत 100 से 350 mm होता है। यहाँ लवणीयता युक्त जलोढ़ मृदा विस्तारित है। उपयुक्त विशेषता राजस्थान किस कृषि जलवायु प्रदेश हेतु वर्णित है? कौन से है भाई दोस्तों आपके? तो दोस्तों ये आपके बात करें आपके थर्ड बी की है क्या? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ABC आता है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है। फोर्थ है उपाध्याय जलवायु, उदयपुर संभाग की बात कर रहे हैं। फोर्थ बी आदर दक्षिणी यानी आपकी बात कर रहा है आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ की। फर्स्ट बी सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान, फर्स्ट बी की बात करें तो गंगानगर हनुमानगढ़ की बात कर रहा है। किसकी? गंगानगर हनुमानगढ़ की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट। गन्ना कहाँ पर होता है आपका? गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर ही होता है आपका, हनुमानगढ़ के अंदर। दालें होती है, कपास होती है, तो बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टोटल भाग कितने आपकी? कुल कृषि जलवायु प्रदेश कितने आपके दोस्त? कुल कृषि जलवायु प्रदेश पूछिए आपको, बहुत ही अच्छे डायग्राम से मैंने याद करवाया था आपको। कुल कृषि जलवायु प्रदेश है दोस्त आपके 10, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से मैप से याद करवाने का प्रयास करवाया था, 2 से 3 बार आपको करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति किस वर्ष जारी हुई थी? बताओ भाई। 2017, 2019, 2023, 2025। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका? राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति आई थी दोस्तों आपके 17 दिसंबर 2019 को, 17 दिसंबर 2019 को आई थी, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये पूरी डेट पूछी गई थी सेकंड ग्रेड के अंदर, सेकंड ग्रेड 2022 में डेट पूछी गई थी दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग अवस्थिति सम्मिलित नहीं है? कौन सा उद्योग एवं अवस्थिति सम्मिलित नहीं है? राजस्थान स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा के अंदर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वेस्टेज स्पिनिंग मूल आपकी बात करें चूरू के अंदर, कहाँ पर आपके? चूरू के अंदर, और लाडनू के अंदर भी है दोस्त, ये भी सही है। दी हाईटेक प्रिंसिजन ग्लास प्रोडक्ट्स धौलपुर के अंदर है, बिल्कुल राइट। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जयपुर के अंदर नहीं है दोस्त, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर आपका सवाल आएगा कि फिर सर आपके इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ पर दोस्त? आपके कोटा के अंदर, कहाँ पर आपका? कोटा के अंदर है दोस्त। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बहुत बारी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। भारत सरकार का उपक्रम है दोस्त, भारत सरकार का उपक्रम है, सरकार का उपक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कहाँ निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित नहीं है? कहाँ पर निर्यात संवर्धित औद्योगिक पार्क नहीं है दोस्तों? बताओ भाई। सीतापुरा जयपुर, बोनाडा अलवर, बोनाडा अलवर, बोनाडा जोधपुर है, निमराना अलवर, नरबद्धखेड़ा अजमेर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? नरबद्धखेड़ा अजमेर, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं पूछा कि निम्न में से कहाँ निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित नहीं है? तो नरबद्धखेड़ा अजमेर के अंदर, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको काट के गलत कर लेना दोस्त, ये बोनाडा जोधपुर के अंदर है, बोनाडा कहाँ पर आपके? जोधपुर के अंदर। टाइपिंग मिस्टेक है आपकी, क्या दोस्तों आपकी? टाइपिंग मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए सीमेंट उद्योग से आपका क्वेश्चन आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिवीजन कर लीजिए साथ साथ। क्या क्वेश्चन आया आपका? देखिए सीमेंट उद्योग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। सीमेंट उद्योग लगाने की दृष्टि से सर्वाधिक अनुकूल स्थिति वाले जिले चित्तौड़गढ़ एवं सवाईमाधोपुर है, चित्तौड़गढ़ एवं सवाईमाधोपुर है, बिल्कुल राइट। और निकट भविष्य की बात करें दोस्त, भविष्य में कौन होगा दोस्त? अपना जैसलमेर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। एसीसी सीमेंट राजस्थान की प्रथम सीमेंट इकाई, बिल्कुल राइट। एसीसी सीमेंट राजस्थान की प्रथम सीमेंट इकाई, बिल्कुल राइट। कहाँ पर लगाई गई थी दोस्तों? आपके लाखेरी बूंदी के अंदर, लाखेरी बूंदी के अंदर लगाई गई थी। कब? 1915 के अंदर। राजस्थान का सबसे बड़ा व्हाइट सीमेंट कारखाना खारिया खंगार जोधपुर के अंदर स्थित है, बिल्कुल राइट। राजस्थान का सबसे बड़ा जो सीमेंट कारखाना है खारिया खंगार जोधपुर के अंदर, बिल्कुल राइट।
सत्य हमें पूछा कि उपरोक्त में से कौन से या से कथन सत्य है, तो तीनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट लगा के एक क्वेश्चन और याद कर लो यहाँ पर। प्रथम सफेद सीमेंट कारखाना, प्रथम सफेद सीमेंट कारखाना कहाँ पर लगाया गया था दोस्तों आपके, बताओ भाई। गोटन नागौर, गोटन नागौर के अंदर लगाया गया था। कब? 1984 के अंदर। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्त। सबसे प्रथम हो गया आपका, सबसे बड़ा हो गया प्रथम सीमेंट हो गया, एसीसी सीमेंट हो गया लाखेरी बूंदी के अंदर 1915 के अंदर लगा था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, आराम से कर दोगे आप। मसाला पार्क कहाँ पर है? बिस्नौदा धौलपुर, बायो टेक्नोलॉजी पार्क, स्टोन पार्क, सिरेमिक कॉम्प्लेक्स पार्क। दोस्तों देखो सिरेमिक कॉम्प्लेक्स पार्क है आपका खारा बीकानेर के अंदर। कहाँ पर आपका? खारा बीकानेर के अंदर है। तो D2 के अंदर आएगा दोस्त, तो D2 के अंदर आएगा, तो पहला दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो जाएगा। दूसरा और तीसरा तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है दोस्त। मसाला पार्क की बात करें तो मसाला पार्क पहला आपका मथानिया जोधपुर के अंदर था, दूसरा आपका कोटा के अंदर है। दूसरा देखो फर्स्ट तो ये हो गया आप मथानिया जोधपुर के अंदर। सेकंड की बात करें तो अभी देखा था हमने रामगंज मंडी कोटा, सेकंड मसाला पार्क यहाँ पर। अभी पीछे क्वेश्चन देखा था ना हमने, देखा था भाई। बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपका बिस्नौदा, स्टोन पार्क आपका बिस्नौदा धौलपुर सॉरी, और आपका बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपका चौपाने की भिवाड़ी, चौपाने की भिवाड़ी दोस्त। तो राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में से होकर गुजरता है? 28%, 35%, 42% या 38%? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका 38%। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की बात करते हैं कुल लंबाई की। कुल लंबाई की बात करें दोस्त, तो कुल लंबाई दोस्तों इसकी 1504, कितनी आपकी 1504 किलोमीटर। सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसमें राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, यानी कुल कितने राज्यों से गुजरेगा। कुल राज्यों की बात करें दोस्त तो ये 6 राज्यों से गुजरेगा। हमें 6 राज्यों का नहीं पता, लेकिन हमें राजस्थान का पता करना है। ये हमारी राजस्थान का पूछा जाएगा, क्योंकि भारत की ज्योग्राफी है नहीं, तो हमें राजस्थान का पूछा जाएगा। वैसे पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। 6 के नाम भी लिख देता हूँ। 6 कौन कौन से हैं क्या बता, पूछ ही ले। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। इन 6 राज्यों से होकर गुजरेगा दोस्तों। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 567 किलोमीटर गुजरेगा। कितना गुजरेगा आपका 567 किलोमीटर। और ये 1504 का 567 किलोमीटर कितना है दोस्त आपके 38%। कितना परसेंट आपका 38% है दोस्त। तो कौन सा भी सवाल पूछिए अब आराम से आप कर सकोगे, गलत नहीं होगा आपका। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर बात करें कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, तो ये आपकी दादरी, दादरी यूपी से शुरू होगा, ये भी याद कर लो। प्रारंभ की बात करें, प्रारंभ कहाँ से होगा, दादरी यूपी से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बम्बई तक। ये तो पूछा भी जा चुका है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, फर्स्ट ग्रेड। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, एक जिला एक उत्पादक स्कीम, ठीक है। पंचगौरव योजना की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों आपके, पंचगौरव योजना की। नहीं इसकी बात नहीं कर रहा आपका, क्योंकि एक जिला एक उत्पाद की स्कीम की बात कर रहा है। हाँ पंचगौरव योजना की बात कर रहा है, ठीक है। पंचगौरव योजना की बात कर रहा है यहाँ पर। देखो एक जिला एक उत्पाद स्कीम के अंतर्गत चिन्हित हस्तकला उत्पाद एवं जिले के नाम के युग्म दिए गए से युग्म का चयन कीजिए। से युग्म का हमें चयन करना है। बलुआ पत्थर नक्काशी उत्पाद जोधपुर, अभियांत्रिकी उत्पाद खेड़तल तिजारा, कास्ट हस्तकला उत्पाद दौसा, क्वार्टर्स
एवं फेल्सपार उत्पाद ब्यावर। तो कितने युग्म सही है दोस्तों यहाँ पर बताओ भाई, कौन कौन से सही, ये भी पता होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों पहले दे रखा आपका बलुआ पत्थर नक्काशी उत्पाद जोधपुर का है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, अभियांत्रिकी उत्पाद खेड़ता तिजारा, अभी वर्तमान नाम क्या कर दिया गया दोस्तों इसका, वर्तमान नाम की बात करें तो आपके भर्तृहरि नगर, भर्तृहरि नगर कर दिया गया दोस्तों इस जिले का नाम। ठीक है, और नोट लगा के याद कर लेना यहाँ पर ही। जो डीग जिला था दोस्तों, डीग, इसका नाम क्या कर दिया गया आपका, ब्रजनगर, ब्रजनगर कर दिया गया। कास्ट हस्तकला उत्पाद दोस्तों आपके दौसा का नहीं है दोस्त, कास्ट की बात करिए दौसा का नहीं है। क्वार्टर्स एवं फेल्सपार उत्पाद की बात करिए ब्यावर का है। तो ए बी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर फिर कास्ट हस्तकला उत्पाद कौन से जिले का चुना गया है, दोस्तों आपके झुंझुनू जिले का। कौन से जिले का चुना गया, आपके झुंझुनू का, झुंझुनू जिले का चुना गया। फिर आपके क्वेश्चन एक और आया होगा कि दौसा दे रखा है, तो दौसा का क्या चुना गया दोस्तों, बताओ उत्पाद भाई, दौसा का क्या चुना गया है, याद होना चाहिए ना फिर आपको। तो दोस्त दौसा की चुने गया आपके, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नीचे ताकि आपको भी पता चले। दौसा का क्या उत्पाद चुना गया आपका, दौसा का चुना गया आपका दरी यानी गलीचे, दरी या गलीचे। पत्थर उत्पाद, वह पत्थर उत्पाद। दोनों क्वेश्चन आपके डाउट भी क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नहीं नेक्स्ट बात करने से पहले ये तो देख लेते हैं, एक जिला एक उत्पाद स्कीम की बात करते हैं। कब आई थी दोस्तों ये नीति, कब आई थी ये नीति की बात करें तो ये नीति आई थी दोस्तों आपके 8 दिसंबर 2024 को, 8 दिसंबर 2024 को नीति आई थी, डेट भी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2024 रिप्स किस दिनांक तक लागू रहेगी, 31 मार्च 2030 तक, 31 मार्च 2027 तक, 31 मार्च 2028 तक या 31 मार्च 2029 तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, यदि आपकी दिनांक तक लागू रहेगी 31 मार्च 2029 याद है, तो आपको ये पता होना चाहिए कब प्रारंभ हुई थी। ठीक है, क्योंकि अभी जमादार के अंदर आपके प्रारंभिक क्रम पूछे गए थे दोस्तों। ये प्रारंभ हुई थी आपकी 8 अक्टूबर 2024 को। कब हुई थी, 8 अक्टूबर 2024 को प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, निम्न में से पिंगल शिरोमणि किसकी रचना है, पिंगल शिरोमणि समय सुंदर की, कुशल की, नाभादास की या साया जी की। तो 23 का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, आपके कुशल लाभ की रचना है दोस्तों आपकी पिंगल शिरोमणि। सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि पिंगल शिरोमणि की रचनाकार कौन है, तो वह दोस्तों आपकी कुशल लाभ। कौन आपकी, कुशल लाभ। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्त, लोक साहित्य के संदर्भ में सही कथन है, लोक साहित्य के संदर्भ में सही कथन बताना दोस्तों। यह साहित्य सर्जन की एक मौखिक परंपरा रही है, यानी साहित्य सर्जन है अपना, इसकी एक मौखिक परंपरा रही है। क्या आपकी लोक साहित्य, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सत्य बात है। लोक नाटक, छीड़ा, पहेलियाँ आदि लोक साहित्य के रूप है, बिल्कुल राइट। यानी सीधा पूछे कि लोक साहित्य के रूप कौन कौन से हैं, तो लोक नाटक होता है दोस्तों आपका, छीड़ा होता है आपका, पहेलियाँ होती है। ये किसके रूप है दोस्तों, आपके लोक साहित्य के रूप है। तो दोनों सत्य हैं। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि सही कथन कौन सा है, तो सही कथन दोस्तों आपका पहला और दूसरा दोनों है। तो कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है ये दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से अष्टांग योग, नासकेत, ज्ञान सर्वोदय नामक संत साहित्य के लेखक कौन है, बताओ भाई। अष्टांग योग, नासकेत, ज्ञान सर्वोदय नामक संत साहित्य के लेखक कौन है, दयाबाई। दोस्तों इसकी 2 रचनाएं थी आपकी, ये तो दया बोध थी आपकी, और एक थी दोस्तों आपकी विनय मल्लिका। एक क्या थी आपकी, विनय मल्लिका, जो बार बार आपके एग्जाम पूछी जाती है। दयाबाई आपकी बात करें चरणदास जी की आपकी शिष्या थी, 2 शिष्या थी चरणदास जी की। इनकी समाधि की बात करें चरणदास जी की, तो दिल्ली के अंदर है दोस्तों आपकी, दिल्ली के अंदर है। और इनका जन्म हुआ था दोस्तों आपके डेहरा अलवर के अंदर। बहुत ही शानदार तरीके से हमने संत संप्रदाय किए थे पहले। ठीक है, इनकी एक शिष्या और थी दोस्तों आपकी, कौन, दयाबाई और सहजोबाई, सहजोबाई। और इनकी रचना थी दोस्तों आपकी सहज प्रकाश। इनकी रचना कौन सी थी आपकी,
सहज प्रकाश थी दोस्तों। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर आप पूछ रहे हो कि अष्टांग योग नासकेत ज्ञान सरोदय नामक संत के साहित्य के दोस्तों आपके चरणदास जी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दादू की बात करें दोस्तों, इनके जो उपदेश है वो क्या कहलाते हैं आपके हृदयवाणी कहलाते हैं, हृदयवाणी। राजस्थान में सबसे पढ़े लिखे संत कौन है आपके, दादू जी के शिष्य थे कौन आपके, सुंदरदास। राजस्थान के वाल्मीकि, राजस्थान क्या कहलाते हैं दोस्तों आपके, वाल्मीकि कहलाते हैं। सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, निम्न में से रचना व लेखक का कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया। नेत्रंग आपका बुद्ध सिंह, नेत्रंग की बात करें तो किसके दोस्त आपके, बुद्ध सिंह की, बिल्कुल राइट है। वीर विनोद आपकी दोस्तों वीर भाण की नहीं है, वीर विनोद आपकी कवि राजा श्यामलदास की है दोस्त, कवि राजा श्यामलदास। तो हमारा सम्मिलित कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूरज प्रकाश आपकी कन्यादान की है, बागजीरा 2 आपका बाराटासा की है। बहुत बार हम कर चुके हैं क्वेश्चन ये, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा का वर्णन मिलता है। दूसरा अड्डा की है दोस्तों आपकी विरुद्ध छतरी के अंदर, इसी के अंदर आपका वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके लेखक कौन है आपके, दूसरा अड्डा। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीट भी बहुत बार हो चुका है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28। चंद्रसेन को नियंत्रित करने हेतु 1575 में अकबर ने किसके नेतृत्व में बड़ी सेना भेजी। चंद्रसेन को नियंत्रित करने हेतु 1575 की बात करें तो आपके राय सिंह को भेजा था। किसको भेजा था दोस्तों, आपके राय सिंह को भेजा था, या आपके हुसैन कुली खां को, जलाल खां को, या मान सिंह को। तो दोस्तों जलाल खां को भेजा था, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जलाल खां ने किस पर अधिकार कर लिया था दोस्तों, आपके सिवाना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज सिंह को बात करें बीकानेर का जोधपुर का क्या बनाया गया था आपका, प्रशासक। अकबर ने जोधपुर का प्रशासक बनाया था, किसको, राय सिंह को। खां के शासक थे आपके, उस समय शासक नहीं थे जब प्रशासक नियुक्त किया गया बीकानेर के, ठीक है। कल्याण सिंह के पुत्र थे। 1570 के अंदर 1570 के अंदर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी कल्याणमल ने, और अपने दोनों पुत्र राय सिंह और आपके पृथ्वीराज राठौड़ दोनों को अकबर की सेना भेजा। पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने जागीर दी खां की, गागरोन की, और राज सिंह को प्रशासन नियुक्त किया खां का जोधपुर का, ठीक है। सबसे पहले हुसैन कुली खां आया था, सबसे पहले 1564 में आक्रमण किया था किसके ऊपर, जोधपुर के ऊपर, और जोधपुर का अधिकार कर लिया था दोस्त, किसने, हुसैन कुली खां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अरब यात्री अलम मसूदी किस प्रत्यार शासनकाल में भारत आया। तो प्रत्यार काल से क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाएगा, हर बार हर शिफ्ट या कोई भी एग्जाम हो प्रत्यार काल से क्वेश्चन आता है। अरब यात्री अलम मसूदी की बात करें दोस्त, किस शासन में आता तो महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, देवलाल या महिपाल द्वितीय। तो अलम मसूदी किसके शासन में आया था दोस्तों, आपके महिपाल के काल में आया था। किस काल में आया था आपका, महिपाल के काल में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सुलेमान किसके काल में आया था दोस्त, ये पूछे, सुलेमान आया था दोस्तों आपके भोज प्रथम, भोज प्रथम के काल में आया था दोस्तों। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्रपाल आपका निर्भय नरेश, इन दोनों का दरबारी कवि कौन था, इन दोनों का दरबारी कवि कौन था दोस्त, बताओ भाई, कमेंट के अंदर बताओ इसके दरबारी कवि कौन थे। राजशेखर थे दोस्त, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आचार्य जिनसेन सूरी द्वारा करते हरिवंश पुराण में वत्सराज को देश खां का शासक बताया गया है। जालौर, अवंती, कनौज, भीनवाल। तो दोस्त आपका ये बताया गया आपके अवंती का, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वत्सराज के समय 2 कवि थे, एक तो थे आपके दोस्तों उद्योतन सूरी, ये तो कौन थे आपके, उद्योतन सूरी थे आपके, और दूसरे थे आपके आचार्य जिनसेन सूरी। इन्होंने लिखी थी दोस्तों हरिवंश पुराण, इन्होंने लिखी थी दोस्तों आपके कोलेमाला माला। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। वत्सराज की बात करें दोस्तों तो इनके समय आपका त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ आपका भारत में। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की थी, वत्सराज ने की थी। कौन कौन से
शासकों के बीच प्रतिहार, तो त्रिपक्षीय संघर्ष में वत्सराज खुद हो गया। बंगाल का पाल और दक्षिण का राष्ट्रकूट। सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सारे के सारे किए हमने एक एक पॉइंट टू पॉइंट, जितने क्वेश्चन बन सकते थे, जितने जहाँ से बन सकते थे, उन सभी को करने का हमने प्रयास किया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। वैसे देखिए ऑप्शन की व्याख्या करें, देखिए जालोर को राजधानी किसने बनाया था आपके, नागभट्ट प्रथम ने बनाया था, नागभट्ट प्रथम ने। भीनमाल को जालोर यानी भीनमाल है, भीनमाल को राजधानी किसने बनाया, नागभट्ट प्रथम ने, नागभट्ट प्रथम की बात करते हैं। कन्नौज को भी किसने बनाया, नागभट्ट प्रथम। और नागभट्ट प्रथम का कन्नौज दरबार वो क्या कहलाता था दोस्तों, नागावलोक कहलाता था। क्या कहलाता था, नागावलोक। यह रहा आपका भीनमाल। नागभट्ट प्रथम ने इनकी राजधानी बनाई थी अपनी, ठीक है। और दोनों दरबार क्या कहलाते थे आपके, नागा और लोक दरबार कहलाते थे। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। हर ऑप्शन का कर सकते हैं व्याख्या, लेकिन इतना टाइम वेस्ट करेंगे उससे अच्छा तो आप रिवीजन करो ना। किस राठौड़ शासक ने खुरम के विद्रोह को दबाने के लिए मुगलों की सहायता की थी, खुरम के विद्रोह को दबाने के लिए मुगलों की सहायता की थी, महाराजा सूर सिंह, महाराजा राय सिंह, महाराजा करण सिंह, महाराजा कल्याण बल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 31 का, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराजा सूर सिंह। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर शासक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, प्रत्यार शासक वत्सराज के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन पहचानिए। असत्य कथन हमें पहचाना, चलो पहचानते हैं भाई असत्य कथन कौन सा आपका। वत्सराज के शासन काल में त्रिपक्षीय संघर्ष की प्रारंभ हुआ, बिल्कुल राइट। किन किन के मध्य हुआ दोस्तों आपके, प्रतिहार, पाल, पाल राज्य कौन था आपका, धर्मपाल, ठीक है। और राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट शासक कौन था आपका, ध्रुव। और ध्रुव प्रथम की बात करें, ध्रुव प्रथम से हार गए थे कौन आपके, वत्सराज। उन्होंने बंगाल के शासक धर्मपाल को तो पराजित कर दिया, लेकिन राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हो गए थे। वत्सराज ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुवराज को परास्त किया। नहीं दोस्त, आ गया ना गलत, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। देखो मैंने यहाँ पर बता दिया कि ध्रुवराज से वत्सराज क्या हो गए थे, पराजित हुए थे। परास्त नहीं किया, अपरास्त हो जाएगा, ठीक है। यह नागभट्ट प्रथम के वंश का चौथा शासक था, बिल्कुल सत्य बात है। वत्सराज को प्रत्यार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है दोस्त, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, मालदेव को हस्तमत वाला राजा किसने कहा, अबुल फजल व अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो व निजामुद्दीन ने, अबुल फजल व निजामुद्दीन ने, अबुल फजल व बंदायूनी ने। तो मालदेव थे आपके कहाँ के शासक थे दोस्तों, आपके मारवाड़ के शासक यानी जोधपुर के शासक थे, ठीक है। बहुत ही प्रतापी शासक थे। इनके काल में आपका गिरी सुमेल वाला युद्ध बहुत बार पूछा जाता है। 1544 में एक युद्ध हुआ था दोस्तों आपका, कौन सा, गिरी सुमेल युद्ध। इसमें जेता और कुपा दो सेनापति थे, जेता व कुपा दो सेनापति थे दोस्त किसके, मालदेव के, जो क्या हो गए थे दोस्तों आपके वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और ये हुआ था दोस्तों आपके शेरशाह सूरी के बीच, शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। और शेरशाह सूरी ने एक कथन बोला था, बार बार पूछा जाता है, कौन सा वाला, नोट लगा के यहाँ पर लिख देता हूँ, एक ही बात लिख देता हूँ, मुट्ठी भर बाजरे वाला, मुट्ठी भर बाजरे की खातर मैं दिल्ली की बादशाह खो बैठता, ठीक है, समझ जाओगे आप, दिल्ली की बादशाह खो बैठता। ये कथन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। मालदेव को हसमत वाला की बात करें तो हसमत वाला राजा किसने कहा है, 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अबुल फजल व निजामुद्दीन ने कहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर चित्रशैली का स्वर्णिम भी कौन सा बन जाता है, चित्रकला का स्वर्णिम मालदेव का काल ही माना जाता है दोस्त। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके काल में राम रावण युद्ध के चित्र मंडे गए थे दोस्तों, चित्रण हुआ था दोस्तों, यानी चौखिलाव महल को देख सकते हो आप एग्जाम्पल के तौर पर, किसको, चौखिलाव महल। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 34, बीकानेर के शासक राज सिंह के बारे में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है आपका। जहांगीर ने राज सिंह को 5000 का मनसब प्रदान किया, जहांगीर ने राज सिंह को 5000 मनसब प्रदान किया, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्त। राज सिंह ने ज्योतिष रत्नमाला नामक ग्रंथ पर टीका लिखी, बिल्कुल राइट। राज सिंह ने ज्योतिष रत्नमाला नामक ग्रंथ पर टीका लिखी, बिल्कुल सत्य बात है, ये भी आपकी।
राज सिंह को 3 वर्ष का जोधपुर का प्रशासक रहा, बिल्कुल राइट। कब बनाए गए थे आपके? 1573 से 74। राज सिंह ने अकबर के समय कंधार, गुजरात, बंगाल, काबुल अभियानों का नेतृत्व किया नहीं, ये गलत। इन्होंने सिर्फ क्या की थी दोस्तों, राज सिंह ने केवल सहायता की थी, नेतृत्व किसी का नहीं किया। इन्होंने सिर्फ गुजरात को छोड़ के बाकी सभी में सहायता की थी। जैसे कंधार आपके सहायता करने गए थे, काबुल आपके मान सिंह की सहायता करने गए थे, कच्छा शासक थे ना मान सिंह। गुजरात अकबर के साथ गए थे, ठीक है। बंगाल तो गए नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? असत्य कथन, ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य हो जाएगा। बहुत ही डिटेल से हमने राय सिंह को पढ़ा है, और राय सिंह से आपके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं भाई एग्जाम के अंदर, ठीक है। और बीकानेर चित्रशैली की बात करें, शुरुआत कहाँ से हुई थी? राय सिंह के काल से ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35। बीकानेर राज्य में सीमा शुल्क, आयात निर्यात एवं चुंगीकर का सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? शायर, कोसे, जगात या खल भिक्षा। तो बीकानेर राज्य में सीमा शुल्क, आयात निर्यात एवं चुंगीकर को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है था? तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके जकात कहा जाता था, ठीक है। वैसे जकात का नाम सुनते ही आपको याद आ रहा होगा, जकात आंदोलन, तो वो चलाया था दोस्तों आपके पंडित कौन थे भाई? अरे झुंझुनू के थे जकात आंदोलन चलाने वाले, याद करो भाई कौन थे, ठीक, कमेंट में बताना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, पंडित थे। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दे रखा है आपका? निम्नलिखित युग्मों का या निम्नलिखित युग्मों पर सही विचार कीजिए दोस्तों। चलते हैं वही विचार करते हैं हम। शासन, ब्राह्मणों व चारणों को अनुदान में दी गई भूमि या जागीर क्या कहलाती है दोस्तों? आपकी शासन कहलाती है, सही है क्या? असम्मिलित युग्म देखना था हमें, कौन सा असम्मिलित युग्म पूछा है, कौन सा असम्मिलित युग्म है। आप देखो, आप बता नहीं सकते केवल एक युग्म है, केवल 2 युग्म है, केवल 3 युग्म है, उपरोक्त सभी। आपको चारों आने चाहिए तभी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये आपकी उच्च स्तरीय क्वेश्चन है। तो पहला क्या दे रखा है हमें? शासन दे रखा है। तो दोस्तों ब्राह्मणों व चारणों को अनुदान में दी गई भूमि व जागीर, तो बिल्कुल सत्य है दोस्त, ये तो बिल्कुल सही बात है। अलूफाती जागीर की बात करें, अलूफाती जागीर राज परिवार की स्त्रियों को दी जाने वाली जागीर, राज परिवार की जो स्त्रियां हैं उनको जीवन काल में उनके व्यय के लिए दी जाने वाली जागीर क्या कहलाती है दोस्तों? आपकी अलूपाती जागीर कहलाती है। ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। तनख्वाह जागीर की बात करें दोस्त, सैनिक सेवा के बदले दी जाने वाली जागीर, सैनिक सेवा के बदले दी जाने वाली जागीर दोस्तों बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य बात है। भौम जागीर की बात करें, सामंत को दी जाने वाली जागीर नहीं होती थी, यह आपका गलत हो जाएगा। भौम जागीर क्या होती थी? छोटे भूमिखंड, यहां पर लिख देता हूं, छोटे भूमिखंड जो पुश्तैनी तौर पर नाम मात्र के बाड़े पर दिए जाते थे, दिए जाते थे। उन्हें क्या बोलते थे दोस्तों? आपके भौम जागीर बोलते थे। क्या बोलते थे? आपके भौम जागीर बोलते थे। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त। सामंत को दी जाने वाली जागीर क्या कहलाती है दोस्तों? आपकी जागीर भूमि कहलाती थी। वो तो क्या कहलाती थी? आपकी जागीर भूमि कहलाती थी, सामंत को दी जाने वाली। तो उपयुक्त में से कितने युग्म असम्मिलित है? तो दोस्तों एक ही असम्मिलित है, तो केवल एक ही युग्म असम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मध्यकालीन राजस्थान की राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है दोस्त? 37 की बात करें, देखो कासा परोसा की बात करें तो विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला कर, बिल्कुल राइट। विवाह के अवसर पर जो लिया जाने वाला कर है वो क्या कहलाता है? आपका कासा परोसा कहलाता है। कांगली की बात करें, विधवा के पुनर्विवाह के अवसर पर लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? आपका कांगली कहलाता था, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है ये भी आपकी। घासमरी मेवाड़ में श्रमजीवी जातियों से लिया जाने वाला कर कहलाता था? नहीं दोस्तों, आपके घासमरी आपके मेवाड़ में श्रमजीवी जातियों से लिया जाने वाला कर नहीं कहलाता था, तो ऑप्शन नंबर 3 असम्मिलित हो जाएगा आपका, यानी सम्मिलित नहीं है। ये तो पूछा था हमने। भीत की भांज, बीकानेर राज्य में घरों से वसूला जाने वाला कर क्या कहलाता? आपका भीत की भांज कहलाता। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, सर फिर घासमरी कर कब लिया जाता था? घास से मरी कर की बात करें तो विभिन्न प्रकार के चराई करों की बात करते हैं आपके, विभिन्न प्रकार के
चराई करों को सामूहिक रूप से क्या खा जाता दोस्तों, आपके घास मेरी खा जाता था। आप सभी को बताया, मैंने आपको करवाई थी आपकी प्रशासनिक व्यवस्था की अपनी प्राचीन राजस्थान का इतिहास कलाम बुकलेट के एमसीक्यू करवाए थे मैंने, बहुत ही शानदार तरीके से व्याख्या के साथ। तो वहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको बताई है। एक ही चीज़ की ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, अब पूछा गया था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से भूमि बंदोबस्त की किस पद्धति का संबंध मेवाड़ राज्य से है? मेवाड़ राज्य से कौन सी है भाई? पट्टा रेख, अड़सठा, सात फरता या मतालबा? तो मेवाड़ राज्य से पूछा है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सात फरता। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त 39 की, वह रकम जो जागीरदार पट्टा रेख के आधार पर राज्य के खजाने में जमा कराता था कहलाती थी। पट्टा रेख के आधार पर राज्य पर के खजाने में जमा कराता था कहलाती साहनी, भरतुलेख, कनकट या घरगुंती बराड़? तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपकी भरतु रेख कहलाती थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, किस पटियार शासक ने बिलोच अथवा अरब आक्रमण को विफल किया? यानी बलोचों के आक्रमण और अरब आक्रमण को विफल किया था दोस्तों, वो थे आपके नागभट्ट फर्तम। कौन थे आपके? नागभट्ट फर्तम। और इन्हें किसकी उपाधि दी गई थी दोस्तों? आपके नारायण की उपाधि दी गई थी। नारायण की उपाधि दी गई इसको दोस्तों। अरब आक्रमण यानी किसका आक्रमण होता है? आपका जुनैद का आक्रमण होता। किसका? आपका जुनैद का आक्रमण होता है, जिसने नागभट्ट प्रथम ने पराजित किया था जुनैद को। ठीक है। और नागभट्ट प्रथम की बात करें तो इसका उल्लेख किसमें मिलता है? ग्वालियर अभिलेख में। ग्वालियर अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है दोस्त। नारायण का अवतार और मलेच्छों का नाशक आ गया है। मलेच्छों का नाशक किसको खा गया दोस्तों? आपके नागभट्ट प्रथम को खा गया। ये ग्वालियर अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। ग्वालियर अभिलेख की बात करें किससे काल का है दोस्तों आपकी? तो आपके भोज प्रथम के काल का। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमने एक एक क्वेश्चन की व्याख्या की थी, यानी मेहर भोज भी आ सकता है आपका। सामंती कुल तांगीरात, कैद खालसा, हुक्मनामा, पेशकशी आदि थे। राजकुमार के विवाह का न्योत या न्योता, राजा के राज्याभिषेक पर नजराना, सामंती उत्तराधिकारी शुल्क या युद्ध के अवसर पर लिया जाने वाला कर? तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सामंती उत्तराधिकारी शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस प्रशस्ति या अभिलेख प्रतिहारों को सौमित्र से उद्भूत हुआ माना गया? किस प्रशस्ति या अभिलेख प्रतिहारों को सौमित्र से उद्भूत हुआ माना है? वरा लेख, दौलतपुर लेख, कठियाला अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 का दोस्तों? आपके ग्वालियर प्रशस्ति। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दौलतपुर अभिलेख के अंदर आपकी बात करें, किस्म पूछा जा चुका है, भोज प्रथम को क्या उपाधि दी गई है? किसकी उपाधि दी गई है दोस्तों दौलतपुर अभिलेख के अंदर? ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, बताओ भाई। गठियाला अभिलेख की बात करें तो किसके समय का है दोस्तों? आपके कक्कू के समय का। कक्कू के समय का। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके भोज प्रथम की दोस्त, यानी भोज प्रथम की बात करें या महीर भोज की बात करें तो दौलतपुर अभिलेख में कहा गया दोस्तों, इनकी उपाधि दी गई थी आपकी फरबास। किसकी उपाधि थी दोस्तों? आपकी फरबास की। और ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर इनकी उपाधि है दोस्तों आपकी आदिवरा है। उपाधि क्या है दोस्तों? आपकी आदिवरा। किसकी? आपकी भोज प्रथम की। ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर, मैं बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, राजस्थान का ताजमहल किए जाने वाले जसवंत तड़ा का निर्माण किसने? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए जसवंत तड़ा है कहाँ पर? आपके जोधपुर के अंदर। और इसका निर्माण किसने करवाया था? आपके महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने, महाराजा सरदार सिंह ने, महाराजा सुमेर सिंह ने। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ये बनाया गया था आपका महाराजा सरदार सिंह ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपकी क्वेश्चन नंबर 44, गुर्जर पटियारों की मंडोर शाखा संबंधित नहीं है। रजील, बाउक, मंथन देव या ककुक?
तो मंडोर शाखा की बात करें तो मंडोर शाखा कहाँ पर दोस्त, जोधपुर के अंदर। वैसे सम्मिलित नहीं है दोस्तों, रजिल नहीं है दोस्त आपके, ककुक नहीं है, बावक नहीं है या मंथन देव। 44 का राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों आपके, मंथन देव नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45, चंद्र पर्व सूर्य के अनुसार किस प्रत्यार शासक ने गंगा नदी में अपने प्राणों की त्याग किया। दोस्तों गंगा नदी में कौन डूबे थे आपके, यानी कौन मरे थे अपने, नागफर दी थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने प्रत्यारों की कन्नौज को राजधानी बनाई, बहुत बार पूछा जाता है। कन्नौज को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था, राजधानी बनाने वाला शासक कौन था दोस्त आपके, नागफर द्वितीय। कौन था आपके, नागफर द्वितीय। और इनके कन्नौज दरबार क्या कहा जाता था दोस्तों आपके, नागावलोक कहा जाता था। 46 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है। गंगा सिंह के बारे में पूछा दोस्त आपके, बता भाई। गंगा सिंह नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत बार आपके एग्जाम में। उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ हुए, उनके शासनकाल में कौन सिक्के प्रारंभ हुए दोस्त आपके, गजशाही सिक्के प्रारंभ हुए थे क्या, नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा। 1913 में गंगा सिंह ने बीकानेर में प्रजा निधि सभा की स्थापना की, बिल्कुल राइट। गंगा सिंह को राजपुताने का भागीरथ कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राजपुताने का भागीरथ कौन है दोस्त आपके, तो महाराजा गंगा सिंह। तीनों गोलमेल सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा, क्योंकि शायद सिक्के आप गज सिंह के समय चले थे, ये गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, जहांगीर ने मारवाड़ के किस शासक को दल थम्बन की उपाधि दी। बता भाई, किस शासक को दल थम्बन की उपाधि दी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सूर सिंह को दी थी, या महाराजा गज सिंह को दी थी, या जसवंत सिंह प्रथम को दी थी, या मोटा राजा उदय सिंह को दी थी। बता भाई, ये मोटा राजा की उपाधि आपके अकबर द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा, अकबर द्वारा। उदय सिंह जब शरणम से लगे थे, चंद्रसेन को शासक बना दिया था, क्योंकि मालदेव के तीसरे पुत्र थे आपके चंद्रसेन, तो इन्होंने अपने तीसरे पुत्र को शासक बनाया था जोधपुर का, यानी सबसे बड़े उदय सिंह थे। राम, इनके बाद राम थे आपके, तो राम और उदय सिंह चले गए थे, फिर आपके 1564 में उसका आक्रमण हो गया था हुसैन कुलीखा का, और अधिकार कर लिया था, और पूरी जिंदगी संघर्ष करता रहा चंद्रसेन। महाराणा प्रताप से ज़्यादा संघर्ष किया था किसने, चंद्रसेन को, लेकिन चंद्रसेन का इतिहास दबा लिया गया। ठीक है, लेखकों ने जो इतिहास था उसके साथ छेड़छाड़ कर दी, मतलब गायब भी कर दिया उसको। चंद्रसेन की एक बुक आती है दोस्तों, ऑथेंटिक बुक है चंद्रसेन के ऊपर। अभी आरबीएससी कह रही है ना, ऑथेंटिक बुक पढ़ो, हर महाराजा के ऊपर एक बुक है, पढ़ो वही आराम से बैठे बैठे। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, जहांगीर ने मारवाड़ के किस शासक को दल थम्बन की उपाधि दी थी, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका गज सिंह को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 है दोस्तों आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब वो नियमावली से क्वेश्चन आता है, पिछले पेपर में -2 के अंदर हमने RTA एक्ट 2009 किया था, हम नियमावली करते हैं दोस्तों। वैसे हम कर चुके हैं, आप ये GST रिवीजन भी कर चुके हैं। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के संबंध में शेष सम्मिलित की पहचान करनी है हमें, सम्मिलित करना है दोस्तों। राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की पूर्ति, राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की पूर्ति की बात करें तो किसके अंदर आपके दोस्तों, नियम 11 के अंदर। तो पहला 4 में आ जाएगा आपका, पहला किस में आ जाएगा, 4 के अंदर आ जाएगा। विद्यालयों को मान्यता देना आपका नियम 15 के अंदर है, विद्यालयों को मान्यता देना किसमें आपके, नियम 15 के अंदर है, सॉरी नियम 14 के अंदर दोस्त, नियम 15 में नहीं, विद्यालयों को मान्यता बात करें तो नियम 14 के अंदर है। किस में आपके, नियम 14 के अंदर है दोस्त। सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आसपास के क्षेत्रों सीमाएं की बात करें दोस्तों तो नियम 7 के अंदर है, यानी हमने देखा था ना, कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर, कक्षा 1 से 5 1 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, और 6 से 8 की बात करें तो 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर स्कूल नहीं होना चाहिए। विद्यालय की मान्यता वापस लेना है दोस्तों आपके नियम 15 के अंदर, यानी मान्यता देना तो 14 के अंदर है, मान्यता वापस लेना किसमें आपके 15 के अंदर है। सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो 4 2 3 1 कौन से ऑप्शन में, देखो पहला 4 3 नहीं आएगा, 2 आएगा दोस्तों, इसमें 2 है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त,
राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 22 के अनुसरण में राजस्थान का शैक्षणिक संस्था किसे बनाया, यानी शैक्षणिक प्राधिकारी बनाया गया दोस्तों आपके RSCERT उदयपुर को। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। क्या है देखो, राजस्थान RTE नियमावली 2011 के नियम 21 के अनुसार RTE नियमावली नियम 21 के अनुसार राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन प्रत्येक विद्यालय में अध्यापकों की आवश्यकता का आकलन किसके आधार पर किया जाएगा? पिछले शैक्षणिक सत्र में नामांकित छात्रों की संख्या के आधार पर, पिछले शैक्षणिक सत्र में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के आधार पर, पिछले शैक्षणिक सत्र में अंतिम योगात्मक मूल्यांकन में सम्मिलित छात्रों की संख्या के आधार पर, वर्तमान में शैक्षणिक सत्र में नामांकित छात्रों की संख्या के आधार पर। दोस्तों नियम 21 के अनुसार राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन प्रत्येक विद्यालय में अध्यापकों की आवश्यकता का आकलन किसके आधार पर किया जाएगा? तो दोस्तों वो किया जाएगा आपका पिछले शैक्षणिक सत्र में अंतिम योगात्मक मूल्यांकन में सम्मिलित छात्रों की संख्या के आधार पर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है आपका? राजस्थान RTE नियमावली 2011 के नियम 6 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आपके नियम 6, यानी राजस्थान RTE नियमावली 2011 के नियम 6 के तहत विशेष प्रशिक्षण की कला अवधि देश की न्यूनतम अवधि की होगी, जिसे अधिकतम देश की अवधि तक विस्तारित किया जा सकेगा। 2 माह, 6 माह, 3 माह 1 वर्ष, 2 माह 1 वर्ष या 3 माह 2 वर्ष। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। न्यूनतम की बात करें 3 माह और अधिकतम 2 वर्ष के लिए हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। राजस्थान RTE नियमावली 2011 के अनुसार आसपास के क्षेत्र से तात्पर्य है, यानी आसपास के क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? तो आसपास का क्षेत्र है दोस्तों आपके नियम 7 के अंदर। इसमें आपके नियम 7 ब्लॉक जिसे में विद्यालय स्थित है की भौगोलिक सीमा, क्या ये है? नहीं दोस्त, ये नहीं होगा। न गांव या नगर पालिका या नगर परिषद जिसमें विद्यालय स्थित है कि इस भौगोलिक सीमाएं क्या कहलाती है दोस्तों? आसपास के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। राजस्थान RTE नियमावली 2011 के तहत गठित राज्य सलाहकार परिषद का संबंध में असत्य कथन कौन सा है? भाई राज्य सलाहकार परिषद की बात करें तो असत्य कथन कौन सा है? परिषद का अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है। परिषद का अध्यक्ष कौन होगा आपका? शिक्षा मंत्री होगा। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। परिषद की बैठक में गणपूर्ति कम से कम 50% सदस्य संख्या होगी, तो बिल्कुल राइट, यानी गणपूर्ति की बात करें 1/2 सदस्य होगी। प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी सचिव परिषद के प्रधान सदस्य होंगे, बिल्कुल राइट। परिषद के अध्यक्ष सहित कुल सदस्य 14 नहीं होंगे दोस्तों, 16 होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान RTE नियमावली 2011 के नियम 13 के तहत प्रवेश में विस्तारित कालावधि होगी। नियम 13 में क्या आपकी प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि है दोस्तों? 3 माह की होगी, 6 माह की होगी, 8 माह की होगी या 4 माह की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बताओ भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 54 का? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह के लिए। 55। राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के किस नियम के तहत राज्य सरकार केंद्र सरकार से अधिक शिक्षकों की न्यूनतम अर्हता को शिथिल करने का अनुरोध करेगी? नियम 17, नियम 22, नियम 25, नियम 29। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? नियम 17, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान RTE नियमावली 2011 के अनुसार विद्यालय विकास योजना होगी 3 वर्षीय, द्विवर्षीय, वार्षिक या पंचवर्षीय? तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपकी? विद्यालय विकास योजना की बात करें तो 3 वर्षीय होगी। कितने वर्षीय होंगे आपकी? 3 वर्षीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 57। राजस्थान RTE नियमावली 2011 के किस नियम में राज्य सरकार व स्थानीय अधिकारी के कर्तव्य उल्लेखित है? किसके अंदर उल्लेखित है दोस्त? नियम 5 में, नियम 10 में, नियम 8 में, नियम 4 के अंदर है। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? नियम 8 के अंदर। बस सीधा क्वेश्चन पूछे आपको कि राज्य सरकार व स्थानीय अधिकारी के कर्तव्य उल्लेखित है नियम 8 के अंदर। अब आप बोलोगे सर पूरी व्याख्या क्यों नहीं करे इस टेस्ट के अंदर? नियम 5, नियम 10, नियम दोस्तों कल ही अपनी GST क्लास हुई है, अपनी GST क्लास की बात करता हूँ मैं, क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 2 के अंदर दोस्तों हमने क्या पढ़ा है दोस्तों? क्लास नंबर 2 के अंदर हमने RTI नियमावली पढ़ी है दोस्त। अभी 2 दिन पहले ही आपको रिवीजन करवाया पूरा डिटेल से, तो क्लास नंबर 2 देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार तरीके से करवाया गया है। वैसे RTI बात करें, क्लास नंबर 2 नहीं देखना चाहते हो आप, GST की क्लास नहीं दे तो RTI नियमावली की बात करें तो अपनी एक क्लास बनी हुई है, स्पेशल क्लास है, ठीक है, 2011 की स्पेशल क्लास भी बनी हुई है दोस्त,
प्लेलिस्ट में शैक्षणिक परिदृश्य के नाम से अपनी क्लास यानी प्लेलिस्ट बनी हुई है कलाम की, वहाँ पर भी बहुत शानदार तरीके से करवाया गया है। ठीक है, ताकि यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट ना हो। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ताकि हर चीज़ को आप समझ सकते हो। बेसिक मजबूत होगा तो ऑप्शन ऑटोमेटिक आपके मजबूत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 की किस भाग में विद्यालयों एवं अध्यापकों के उत्तरदायित्व का उल्लेख है? बताओ भाई कौन से भाग में? नियम 4 में है, नियम 5 में है, नियम 6 में है, नियम 3 में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उनका दोस्तों? नियम 5 के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 की बात करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 60 क्या आया था आपका? देखो क्वेश्चन नंबर 60 आया था आपका, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन कौन सा था आपका? विद्यालय प्रबंधन समिति पुनर्गठन प्रतिवर्ष किया जाएगा? नहीं दोस्त, विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन प्रतिवर्ष नहीं किया जाएगा। यह समिति प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी, बिल्कुल करेगी। इस कार्यकारी समिति का अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होगा, बिल्कुल होगा। समिति द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एक पृथक बैंक खाता रखा जाएगा, बिल्कुल रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट, 18 जून को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश में मेज नदी पर राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया। शामला डूंगरपुर, तो मेज शामला में नहीं है दोस्त, मानपुर में भी नहीं है, बिकॉज लोहानी बूंदी के अंदर हो जाएगा मेज। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 का। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी 61। जो क्या क्वेश्चन है, स्टॉप डायरिया कैंपेन यानी स्टॉप डायरिया कैंपेन की बात करते हैं। के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं, कौन कौन से कथन दे रखे हैं आपके। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक कैंपेन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित की गई, बिल्कुल राइट। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कर लेना इसको, द्वारा आयोजित की गई, बिल्कुल राइट। इस कैंपेन के दौरान आशा सहयोगिनी द्वारा घर घर जाकर 5 वर्ष के छोटे बच्चों को ORS व जिंक की गोलियां उपलब्ध कराई गई, बिल्कुल राइट है। उपयुक्त में से कौन सा सत्य कथन है? तो दोनों सत्य कथन है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, जयपुर में आयोजित ग्रीन एनर्जी कॉन्क्लेव 2025 ग्रीन एनर्जी कॉन्क्लेव 2025 के दौरान राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल ने अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया? दोस्तों ये अवार्ड दिया आपके राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन ऑफ लिमिटेड को, RCDF को। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। RCDF की स्थापना हुई थी दोस्तों आपकी 1978 में या 77 में दोस्तों, 1977 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों इसका? मुख्यालय जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 से 24 जून तक प्रयागराज में आयोजित 23वीं राष्ट्रीय जूनियर अंडर-20 फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान के किन 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता? मुस्कान व दीपेश चौधरी ने, जानवी शेखावत व नरपत सिंह ने, बसंत व दीपेश चौधरी ने, या धनिष्ठा अग्रवाल व ऋचा चौधरी ने? 63 का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? बसंत व दीपेश चौधरी ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2025 के लिए साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए दिए गए युवा साहित्य पुरस्कार की बात करें कि चयन हेतु गठित 3 सदस्यीय जूरी का निम्न में से कौन सदस्य नहीं रहे? आसाराम भार्गव, डॉक्टर नवजोत बनोट, डॉक्टर कुंजन आचार्य, डॉक्टर पुष्पा विष्णु। तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आसाराम भार्गव भी सदस्य थे, कुंजन आचार्य भी सदस्य थे, पुष्पा विष्णु भी सदस्य थे, लेकिन नवजोत बनोट नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं दोस्तों आपकी। 65 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्या क्वेश्चन है आपका? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 पर आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर के समारोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। 65, ठीक है। क्या आपका यह कार्यक्रम 22 मई 2025 को जयपुर में आयोजित किया गया, बिल्कुल सत्य बात है। यह कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राजस्थान वन विभाग और राजस्थान जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से किया गया। नहीं दोस्त, इस कार्यक्रम की थीम प्रकृति के साथ समायोजन, प्लास्टिक प्रदूषण का अंत रखी गई, बिल्कुल राइट। ये थीम याद रख लेना दोस्तों, सीधा पूछा जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो केवल 20 सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। थीम है प्रकृति के साथ समायोजन, प्लास्टिक प्रदूषण का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थानडाई के सीखने के नियम के अनुसार गौण नियमों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? गौण नियम कितने दिए थे दोस्तों? थानडाई ने 5 दिए थे क्या? उनमें से कौन सा नहीं है दोस्त? बहुनिक्रिया का नियम था, प्रभाव का नियम मुख्य नियम था दोस्त।
66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। एक ऐसा नियम था दोस्तों, गौण नहीं था, आपका मुख्य नियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 67 यानी 67 क्वेश्चन की बात करें हम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम को अधिकतम करने की सरलता उचित है? भाई गणित अधिगम को अधिकतम करने के लिए सरलता उचित है। शिक्षक को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। पहला दे रखा है तो पहला राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। अभिकर्मित अनुदेशन देश अधिगम सिद्धांत का एक अनुप्रयोग है। शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, गेस्टाल्ट या संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मितवाद के संबंध में असत्य कथन है, यानी निर्मितवाद के संबंध में असत्य कथन कौन सा आपका? बताओ भाई। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, बिल्कुल सत्य बात है। अधिगम विश्व का एक वैयक्तिक विवेचन है, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। शिक्षक विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रसारित करते हैं, नहीं दोस्त, शिक्षक विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रसारित नहीं करते हैं। यह निर्मितवाद में क्या हो जाएगा दोस्तों? असत्य कथन हो जाएगा। शिक्षक विद्यार्थियों द्वारा स्वयं के ज्ञान का निर्माण में सहायता करते हैं, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 70। ये गैन्ने वाला पूछा जाता है। गैन्ने के 8 है आपके, उनमें से 4 दिए हुए हैं। गैन्ने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 8 में से 4 अधिगम प्रक्रमों का सही पदानुक्रमिक क्रम है? तो याद कर लेना, अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? अधिगम सोपानिकी सिद्धांत गैन्ने का सिद्धांत था। और कुल कितने थे दोस्तों आपके? 8 थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 का क्रम पूछा, संप्रत्य सिद्धांत, बहुविवेदीकरण, समस्या समाधान। सबसे अंत में समस्या समाधान आएगा दोस्त। सबसे अंत में क्या आएगा आपका? समस्या समाधान आएगा दोस्तों। सभी में समस्या समाधान दे रखा है, इसमें विवेदीकरण दे रखा है, तो गलत हो जाएगा। सिद्धांत नहीं आएगा दोस्तों पहले, ठीक है। पहले आएगा आपका बहुविवेदीकरण, बहुविवेदीकरण पहले आएगा इससे। तो दो संप्रत्य इसमें भी दे रखा है, संप्रत्य आएगा दोस्तों बहुविवेदीकरण के बाद। तो राइट आंसर हो जाएगा बहुविवेदीकरण, संप्रत्य, सिद्धांत, समस्या समाधान, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका 71। नकारात्मक पुनर्बलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नकारात्मक पुनर्बलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इससे अनुक्रिया फलित होती है। यह किसी अवांछित अथवा अप्रिय चीज को कम कर या उसे दूर कर कार्य करता है। काम में पीप की आवाज बंद करने के लिए सीट की पेटी बांधना नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। इसे अनुक्रियाशील हो जाती है। यह किसी उद्दीपन की वांछनीयता और स्वानापन में वृद्धि कर सकता है। नकारात्मक पुनर्बलन के बारे में पूछा है दोस्तों हमें। तो एगेतर की बात करें दोस्तों, तो एगेतर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इससे अनुक्रिया प्रबलित होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यह किसी अवांछनीय अथवा अप्रिय चीज को कम कर उसे दूर करने का कार्य करता है, बिल्कुल करता है। कार में पीप की आवाज बंद करने के लिए सीट की पेटी बांधना नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है, बिल्कुल राइट। इससे अनुक्रिया क्षीण नहीं होती दोस्तों, तीव्र होती है। यह उद्दीपक वांछनीय अनुक्रिया स्वानापन को वृद्धि करता नहीं करता दोस्तों, कम करता है। उपयुक्त के लिए बात करें तो ABC, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक मैसूर पुस्तक किसने लिखी? I.P. पावलन ने, B.F. स्किनर ने, E.L. थॉर्नडाइक ने या C.L. हल ने। तो बेहतर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? B.F. स्किनर की पुस्तक है दोस्तों, ए बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम क्या है? यानी शास्त्रीय अनुबंधन की पावलों की बात करता है। पावलों US-UR CR, CS-CR UR, CS-US UR। तो राइट आंसर क्या जगह? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। एक कोचिंग के टीचर अपने पूर्व के चयनित विद्यार्थियों को क्लास में बुलाकर बच्चों के सामने उनके सत्तर रखवाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप बच्चों को बताओ कि आपने कैसे तैयारी की। टीचर किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को निकट ला रहा है? बांडुरा, टोलमैन, लेविन या रोजर्स। तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? बांडुरा के सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, B=FP, इस सूत्र का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से? गुथरी से है क्या दोस्त? 75 का, या लेविन से? कुर्ट लेविन से है दोस्त आपके, कुर्ट लेविन, ऑप्शन नंबर 2। गुथरी की बात करें तो इनका सिद्धांत आपका समीप्यता का सिद्धांत। बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत था दोस्त। नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक ने बिल्ली पर प्रयोग करते हुए यह बताया कि सीखने में पुनर्बलन नहीं समीपता महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों आपके गथरी ने बताया था, ये ऑप्शन नंबर 4। समीपता आपको शब्द दिखे ना,
तो गुथरी पे चले जाना सीधे ही, गुथरी लिख लेना इसको, गुथरी आता है गथरी नहीं। ये देखिए कक्षा में गणित ने 3% बताकर, कक्षा में गणित ने 3% बताकर छात्रों को फॉर्मूला ढंग से सिखाया, बच्चे उस सूत्र को याद करके परीक्षा के प्रश्नों को सही उत्तर दे पाए। यह अधिगम अंतरण के किस सिद्धांत से संबंधित है? इसके जनक कौन है दोस्त? चार्ल्स थॉर्नडाइक है, चार्ल्स जड है, कॉलर है, स्किनर है। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके चार्ल्स जड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम की विशेषता नहीं है दोस्त, अधिगम की विशेषता कौन सी नहीं है? सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है अधिगम, बिल्कुल सत्य बात है। सदैव व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाता है, अधिगम सदैव क्या लाता है आपका? स्थायी परिवर्तन लाता है दोस्तों आपका, बिल्कुल राइट। सदैव नवीन विचार व नवीन ज्ञान, दोस्तों सदैव नवीन विचार और नवीन विचार अधिगम की विशेषता नहीं है। सदैव कार्य सर्वकालिक सार्वभौमिक सतत होता है, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं दोस्तों 79 की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 79 भी। खतन कारण क्या दे रखे, बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रखा था। देखो दोस्तों, राघव एक पहेली हल कर रहा था, राघव है वो क्या करता दोस्तों कि पहेली को हल कर रहा था। उसने कई प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हुआ, बहुत प्रयास किए, जैसे हमने भी बहुत प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हुए आप। वह कुछ देर के लिए समस्या को से दूर चला गया, कुछ देर के लिए समस्या से क्या हो गया? दूर चला गया। लौटने पर उसने अचानक कहा, यदि मैं इस हिस्से को इधर घुमा दूं और उसका दूसरा भाग इसके ऊपर रख दूं तो यह अपने आप में जुड़ जाएगा। उसने बिना गलती किए तुरंत पहेली हल कर दी। इसके बाद जब भी उसे ऐसी पहेली मिलती है वह वही तकनीक इस्तेमाल करता है और सफल होता है। इस पर आधारित नीचे दिए कथनों को पढ़िए। राघव का यह व्यवहार कॉलर के अंतर्दृष्टि अधिगम, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था दोस्त? कॉलर ने। किस पर दिया गया था? चिंपैंजी पर प्रयोग किया था दोस्त, क्योंकि उसने संपूर्ण स्थिति को समग्र रूप से समझाया। केले वाला प्रयोग था ना आपका, ठीक है। अंतर्दृष्टि अधिगम कर्मिक परीक्षण त्रुटि द्वारा होता है, जिसमें व्यक्ति यादृच्छिक प्रयास करता रहता है जब तक सही उत्तर न मिल जाए। तो सही कथन दे रखा है हमें, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? इसके अंदर दोस्तों आपके ये तो सही है, लेकिन देखो अंतर्दृष्टि अधिगम कर्मिक परीक्षण त्रुटि द्वारा होता है, इसमें व्यक्ति यादृच्छिक प्रयास नहीं करता दोस्त। तो आर गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 79 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 और अंतिम क्वेश्चन आज का। अंतिम क्वेश्चन आपका कॉमन सब्जेक्ट की बात करें तो ये अंतिम क्वेश्चन था। कक्षा में शिक्षिका ने विज्ञान पढ़ाते समय मॉडल, चित्र, समूह गतिविधि और प्रश्नोत्तरी का प्रयोग किया। विद्यार्थी एक्स बहुत सक्रिय रहा, बार बार क्यों पूछता रहा, अपने घर के अनुभवों से जोड़ता रहा और साथियों के साथ मिलकर कार्य कर रहा था। विद्यार्थी वाई चुपचाप बैठा रहा, भाग नहीं किया और कहता रहा, मुझे समझ नहीं आता, ये सब मेरे काम नहीं। कुछ दिनों बाद एक्स की समझ गहरी हो गई जबकि वाई की बहुत सहते ही रही। इस स्थिति का विश्लेषण करते हुए बताइए कि नीचे दिए गए में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित कर रहे थे? कौन से कारक अधिगम को प्रभावित कर रहे थे दोस्तों? आपकी अभिप्रेरणा करता ही है, पूर्व ज्ञान करता है दोस्त, अधिगम का सामाजिक वातावरण भी करता है, केवल पुरस्कार और दंड नहीं दोस्तों। ये गलत हो जाएगा, ABC ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका कंप्लीट हो चुका दोस्तों, आपके माइनर टेस्ट 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल अपना होगा दोस्तों आपके माइनर टेस्ट 4। कल कौन सा टेस्ट होगा दोस्तों? अपना माइनर टेस्ट 4 होगा दोस्तों। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना दोस्तों। PDF की बात करें, टेस्ट की बात करें तो अपने टेस्ट की PDF आपको डाल दी गई है, पूरी टेलीग्राम के ऊपर डाल दी गई है दोस्तों, आप डाउनलोड कर सकते हो। एनालिसिस की बात करें तो वैसे हम एनालिसिस की PDF भी डाल रहे हैं, तो ये भी पढ़ना चाहो तो साथ साथ पढ़ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।